Hi, good noon, everyone. Hello, hi guys. कैसे हो सब लोग? Right. Hi, Amrit, Vanika, Anchal. Hi guys. Just a moment. Just a second. Sure. So yes, we are going to discuss the questions of this mock test. We are going to analyze this mock test. Guys, first of all, how will you rate that mock test? Actually, it was on the easier side. Yes or no? Do you all agree with this? है ना? तो मतलब ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए था. यू कैन कॉल इट वेरी इजी. मतलब कैट मॉक इतना इजी नहीं होगा, कैट एक्चुअल टेस्ट इतना इजी नहीं होगा. तो आपके जो सारे पेड मॉक टेस्ट है, दे आर एक्चुअली एट पार विद द कैट. बट ये जो प्रैक्टिस मॉक्स होते हैं, तो उसमें आपको कभी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कभी थोड़े इजी देखने को मिलेंगे, राइट? ओके, चलो. सो या, इज देयर एनी लैग फ्रॉम माइंड गाइस? नो लैग ना? ठीक है. So let me share the PPT first and we'll start analyzing. So अभी हमारा quant का है, correct, and 4 बजे LR का है. So let's look at that mock test analysis. Uh, yes, QA sectional test analysis. Overall 95 score आया ना अमृत? That's good because the mock was very easy. तो मतलब थोड़ा सा इस मॉक में क्या स्कोर आता है वो इतना मैटर नहीं करेगा. फॉर प्रैक्टिस पर्पस इट्स गुड. या, सो गाइस, विद सच मॉक्स यू कैन एक्चुअली गेज योर एक्यूरेसी. आपकी एक्यूरेसी कितनी है? क्या ये मॉक में आपकी एक्यूरेसी 95% थी? इफ यस, देन इट्स गुड. ठीक है, एक्यूरेसी 95% लाओ, क्योंकि आपको पता था मॉक वाज इजी. एंड इफ यू आर कमिटिंग सिली मिस्टेक्स इन द इजी मॉक, देन दैट्स एन इशू. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. तो एक तो मॉक इजी था, उसमें भी आप 19 गलत करते हो. अरे चाहे टीटा क्वेश्चन है या कैसा भी क्वेश्चन है, टीटा क्वेश्चन है मतलब उसमें गलत हो गए तो देयर इज नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट कि सर मेरे गलत जो हुए थे वो टीटा थे. नो, अल्टीमेटली एक्यूरेसी कम्स इन द पिक्चर एवरीवेयर, राइट? तो वो ध्यान में रखना. ओके गाइस, इन केस इफ यू आर न्यू टू माय सेशन, दिस इज अ बिट अबाउट माय सेल्फ. कीप लर्निंग. एंड जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि आज से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है. 14th जुलाई, पूरा कंप्लीट न्यू बैच फॉर कैट 2021. इनफैक्ट अगर आप 22 एस्पायरेंट भी हो तो भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, so that you can have amazing preparation well in advance. Okay, so join the plus using my code SHAR10. everyone, SHAR10 यूज करके प्लस ज्वाइन करो. आज ही ज्वाइन करो. कोई भी क्वेरी है प्लस रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे पिंग कर सकते हो. अदरवाइज जनरल क्वेरीज कैन बी पोस्टेड ऑन दिस ग्रुप. दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम ग्रुप रादर, anikinv_ronak. This is my personal telegram ID. Okay, and please keep attending this Lakshya batches. Chalo, let's start with the first question. So yeah, in an exam there are 3 sections and each section has 30 questions. ठीक है? Each question carries 1 mark and there is no negative marking. In how many ways can a man score 28 marks? In how many ways can a man score 28 marks? Guys, क्या आंसर टिक करोगे इसका? कैसे करोगे इसको? Option B. Okay, what about, अच्छा, why option B? Why are you picking 2 out of 30? हाँ, ये क्यों? और ये शायद सॉल्यूशन में ये दिया है. गलत है वो. The solution is incorrect. Okay, and this is why we need to solve it, we need to analyze it, guys. So I have asked for the correction. ठीक है? Actually
आपको यहां पे 28 मार्क्स लाना है, राइट? हाँ, नहीं, आपको 28 मार्क्स लाना है। गाइस एक चीज मुझे बताओ, हाउ विल दिस सेक्शंस मैटर? मतलब 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस एंड 30 क्वेश्चन, मतलब उससे फर्क क्या पड़ेगा अगर ये सेक्शन नहीं भी होते? इवन इफ द सेक्शंस आर नॉट देयर, क्या उसे कोई फर्क पड़ेगा? अल्टीमेटली मुझे तो ये 90 क्वेश्चन में से 28 मार्क्स लाने हैं। मतलब मुझे 90 में से 28 क्वेश्चन सही करने हैं। डू यू अग्री विद दिस? ठीक है, राइट एवरीवन? अब यहां पे है ना, एक और चीज होनी चाहिए थी कि अ पर्सन अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चंस, ये मेंशन किया हुआ होना चाहिए था। नहीं तो देखो कैसे हो सकता है, बहुत सारे वेज हो जाएंगे। कैसे? सो फॉर एग्जांपल ऐसे भी तो कर सकते हो ना कि सपोज मैं क्वेश्चन को नंबर देता हूं 1 to 90। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट ओवर हियर। सपोज क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे करते करते आपके 90 क्वेश्चंस है, राइट? I can just attempt 28 question and my all 28 question can be correct. Do you agree with this, everyone? I can attempt 28 questions and all 28 can be correct. Now this 28 question can be in any section. Does it make any difference? क्या कोई डिफरेंस आएगा इससे? yes or no, everyone? क्या आप सब लोगों को समझ में आ रहा है what point I'm making? yes, आप 90 में से कोई भी 28 क्वेश्चन ले लो और बस उसको ही अटेम्प्ट करो। सो दिस कैन बी डन इन 28 वेज। आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 90 में से 29 क्वेश्चन ले लो और उसमें से 28 करेक्ट करो। तो पहले तो 90 में से 29 क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड इन 90C 29 वेज, राइट? एंड इसमें से 28 क्वेश्चन आप कितने वेज में सिलेक्ट करोगे जिसको आप करेक्ट करने वाले हो? ये तो आपने सिर्फ क्वेश्चन सिलेक्ट किया। नाउ यू आर गोइंग टू attempt this 28 question correctly, correct? तो कैन आई से ये 29 में से आप 28 क्वेश्चन इतने वेज में ले सकते हो। सो दिस विल बी द नंबर ऑफ वेज। ऐसा करते करते आप 90 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड वो 90 में से 28 फर्दर आपके करेक्ट हुए। तो इस तरीके से बहुत सारे वेज हो जाएंगे एंड दैट्स व्हाई इट शुड हैव बीन मेंशन्ड दैट द पर्सन अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चन इन द पेपर। Are you getting this point? The person attempts all the question in the paper, that should have been mentioned. And if that is mentioned, then straight away answer will be 19C 28. 19C 28 आंसर आ जाएगा। तो यहां पे तो आप none of this टिक करोगे। So actually the answer for this question should have been none of this. Guys, do you all agree with me or do you have any confusion over here? नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं कह सकते आप, आंसर इसका रॉन्ग कह दो। क्वेश्चन सही है बट उसमें आपको ये डालना पड़ेगा। अगर ये नहीं भी डाला है तो आप ये कह दोगे कि नन ऑफ दिस इज द आंसर, है ना? नेहा प्रसाद, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है? आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, यस और नो? यस, ओके फाइन। तो मैंने ये बताया गाइस, जिसको भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है ऑफ कोर्स तभी आप ये क्वेश्चन समझ सकते हो। ठीक है कि देखो, अगर हम यहां पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि ही अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चन, ये बताया हुआ है, सपोज ये क्वेश्चन में दिया है अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चन, राइट? तो मतलब अब यहां पे क्या होगा, उसको 28 मार्क्स लाने के लिए कैन आई से ही नीड्स टू हैव 20, ही शुड हैव अटेम्प्टेड 28 करेक्ट क्वेश्चन और 28 क्वेश्चन करेक्टली उसने अटेम्प्ट किए हुए होना चाहिए, यस और नो? So this 28 question can be any 28 question out of 90 question and it can be done in 90C 28 ways. Are you getting this point? एक जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। सपोज एक 5 क्वेश्चन का पेपर है, 1 2 3 4 5। Now if I ask you in how many ways can you get 2 marks? In how many ways can you get 2 marks? तो कैन आई से मैं फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट कर सकता हूं, मैं फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट कर सकता हूं, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऐसा करते करते फोर्थ एंड फिफ्थ, ये कितने वेज हो जाएंगे? 5C2 वेज हो जाएंगे। मतलब 10 वेज हो गए ना, 5 में से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं आपको, तो 5C2 वेज में से आप करेक्ट कर सकते हो उसको। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
everyone. So this is how this question should have been attempted. It was a tricky question, but option should have been better. ठीक है? हाँ. Now find the remainder when this 11 raised to 3333 is divided by 7. It is divided by 7. इसमें रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको पूछा है. सिंपल है, 1 आ जाएगा. आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए रिमाइंडर कैसे सॉल्व करते हैं. अगर नहीं पता है तो प्लीज मेरे सेशन चेक करो. जैसे आज से ही मैं नंबर सिस्टम पूरा शुरू कर रहा हूं प्लस बैच में. सो न्यू प्लस बैच स्टार्टिंग. आप उस प्लस में भी एनरोल कर सकते हो, और या फिर अगर आप फ्रीली करना चाहते हो तो लक्ष्य बैच अटेंड करो मेरा यूट्यूब में. उसमें मैंने पूरा नंबर सिस्टम कराया हुआ है, आप उससे भी सीख सकते हो. बट डेफिनेटली प्लस विल बी मोर डिटेल, तो आप प्लस में भी ज्वाइन कर सकते हो. तो ये आ जाएगा 11 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इज 4. सो नाउ माय क्वेश्चन इज 4 raised to 3333 divide by 7 and finding the remainder. Now I know कि 4 cube is 64, which divide by 7 remainder is 1. So can I say this is nothing but 4 cube whole raised to 1111 divide by 7. So final remainder has to be 1 because 4 cube divide by 7 remainder is 1. So any power आप ले लो तो remainder तो 1 ही आएगा ना. Isn't that simple question दोस्तों? राइट. नाउ दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन. कितने लोगों को ये समझ में आया सोल्यूशन देखे बिना? ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? ओके, यहां पे भी आप ऐसा समझ लो, यहां पे n लिखा हुआ है. सो एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. एंड फिर यहां पे लिखा हुआ होना चाहिए था b इन द बेस n इज 0. ठीक है, and AB in the base n is equal to 2, and ABB AA in base n is equal to 3 and so on. ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है. तो गाइस सिंपल पता चल जाएगा कि कोई भी डिजिट कोई भी बेस में 0 ही होता है. तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि ओनली 0 इन अ पर्टिकुलर बेस विल बी रिटर्न एज इट इज. सेम वे 1 का 1 आता है. ठीक है, तो आपको बेस सिस्टम थोड़ा सा पता होना चाहिए. अगर बेस सिस्टम नहीं पता है तो लेट मी जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेस सिस्टम. पहले तो एकदम आसान है बेस सिस्टम, आप 2 मिनट में सीख सकते हो दोस्तों. 9 PM आप क्या करो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, unacademy_ronak शाह. और दूसरा एक ग्रुप है कैट प्लस टेलीग्राम पे ही है @cat+. ये ज्वाइन कर लो, उसमें मैं पोस्ट करूंगा. इफ यू आर अ प्लस स्टूडेंट गाइस, ये ग्रुप तभी ज्वाइन करना है इफ यू आर अ प्लस स्टूडेंट. इफ यू आर नॉट अ प्लस स्टूडेंट प्लीज डोंट ज्वाइन दिस ग्रुप. ठीक है, आप ये वाला ग्रुप, जनरल वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो. ठीक है, 9 to 10:30 मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे 9 to 10:30. बट आज से शुरू हो रहा है तो इस वीक के अंदर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसा कुछ 3-4 दिन कंटिन्यूस रखा है. बट अदरवाइज रेगुलर शेड्यूल विल बी लाइक दिस. ठीक है, ओके. चलो. सो गाइस बेस सिस्टम पहले समझ लेते हैं, जल्दी से ध्यान दो. अब यहां पे बेस सिस्टम, तो देखो अगर मैं सपोज बेस 4 सिस्टम की बात करता हूं, मतलब इसके अंदर हम 0 to 3 डिजिट यूज कर सकते हैं. जो भी बेस सिस्टम होता है ना, उतने डिजिट्स उसमें होते हैं. तो अगर बेस 4 सिस्टम है मतलब देयर विल बी 4 डिजिट्स. कौन से 4 डिजिट्स हो गए? 0 to 3. अगर डेसिमल सिस्टम की बात करें जो हम यूजुअली यूज करते हैं, उसको बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं, तो उसमें 0 to 9 डिजिट यूज होते हैं, मतलब 10 डिजिट्स हो गए. करेक्ट. तो अगर मैं बेस 10 का मतलब डेसिमल सिस्टम का कोई नंबर लेके उसको बेस 4 में रिप्रेजेंट करता हूं तो क्या होगा? देखो ध्यान से गाइज, अगर मैं यहां पे 0 लेता हूं तो वो बेस 4 में भी 0 होगा, 1 तो 1 होगा, 2 तो 2 रहेगा, एंड सो एंड सो फोर्थ, 3 तो 3 रहेगा. बट 4 जैसे ही मैंने लिखा, अब इसमें तो डिजिट 4 है ही नहीं, तो आप इसको रिसेट कर दोगे, 0 कर दोगे और यहां पे 1 लगा दोगे. सो 4 इन डेसिमल विल बी रिटर्न एज 10 इन बेस 4. तो आप सॉरी बेस 4, यहां पे 4 आएगा. Similarly, 5 in decimal will be written as 11 in base 4. 6 will be written as 12. 7 will be written as 13. अब 8 आएगा तो आप 3 से तो आगे जा नहीं सकते, तो वो वापस हो जाएगा 20. तो 8 को आप लिखोगे 20.
क्या ये समझ में आया? बेस 4 में ये बेस 10 का नंबर है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है सबको? यस, एग्जैक्टली सेम वे अगर मैं बाइनरी सिस्टम लेता हूं, मतलब बेस 2 सिस्टम लेता हूं, इसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। सो 9 को बेस 4 में लिखेंगे 2 1। 9 जो नॉर्मल नंबर 9 है उसको बेस 4 में लिखेंगे 2 1। फिर हम 10 को लिखेंगे 2 2, 11 को लिखोगे 2 3 एंड 12 वापस हो जाएगा 4 0, सॉरी 3 0। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो उसका एक कन्वर्जन करने का मेथड है, पर अभी यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, हम सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस देखो, बेस 2 में अगर कोई नंबर आपने लिखा 1 0, मतलब वो नॉर्मल नंबर क्या हो जाएगा? तो आप कैसे फाइंड करोगे पता है? 2:0, दिस इंटू 2:0 प्लस दिस इंटू 2:1 एंड सो फोर्थ, तो ये हो जाएगा 2। फिर अगर मैंने लिखा 1 1, तो दिस इंटू 2:0 प्लस दिस इंटू 2:1, तो ये हो जाएगा 3। ये सांचल, ये टॉपिक आप बिल्कुल बेस सिस्टम का अगर आप देखोगे पिछले 6-7 साल से क्वेश्चन नहीं आया है कैट में, बट पास्ट में अगर पिछले आप 15 साल का कैट का पेपर देखोगे तो एक दो बार बेस सिस्टम के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, ठीक है, या 95 प्लस परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, तो आप बेस सिस्टम नहीं छोड़ सकते। यू नेवर नो, अगर इस बार एक क्वेश्चन आ गया और ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये एक इजी क्वेश्चन एक्चुअली, तो आप छोड़ के आ जाओगे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको इजी क्वेश्चन तो कोई भी नहीं छोड़ सकते। सर why don't reply on Telegram even the queries related to plus? So why don't who doesn't reply? दीपक तुमने कब मुझे मैसेज किया? कब मैसेज किया भाई? अच्छा हाँ दीपक, आपने मुझे एक टाइम पहले मैसेज किया था आपने मुझे, और फिर आपने नंबर दिया था, ठीक है, कि सर आप बात करना, बट आई थिंक आई हैव मिस दैट। तो आप भी मुझे कॉल कर सकते हो, आप भी मुझे एक बार मैसेज कर सकते हो कि सर आई वांटेड टू टॉक टू यू। मतलब उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए गाइस। आई आई मे फॉरगेट, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं ना दीपक। अगर आपने मुझे 4 घंटे पहले मैसेज किया है ना, तो आपका मैसेज कम से कम 25 वे पीछे चला जाएगा, ठीक है। आई मीन दैट्स द इशू, बट स्टिल आई मेक अ पॉइंट कि मैं सारे मैसेजेस स्कैन करूं, तो कोई मैसेज रह सकता है यार। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दीपक। यस, या सो डू वन थिंग दीपक, आफ्टर दिस कॉल लेट्स टेक अ कॉल एट 2 PM। आप मुझे एक बार वापस पिंग करो 2 PM को, अरे 3 PM को आप मुझे पिंग करो कि सर कैन वी टॉक, एंड डेफिनेटली विल टॉक, दैट्स सिंपल, ठीक है। गाइस एनीवन इन केस इफ यू हैव मैसेज मी, और अगर मैं रिप्लाई नहीं किया, आपको प्लस कोई क्वेरी है और मैंने मैसेज रिप्लाई नहीं किया, ऐसा कुछ भी हुआ, फील फ्री टू रिमाइंड मी अगेन दोस्तों, ठीक है। उसमें कोई हार्म नहीं है, मैं किसी को ये नहीं कहता तुमने मुझे 2 बार क्यों मैसेज किया, अरे 10 बार मैसेज करो, राइट। ओके चलो, सो कमिंग बैक टू दिस वन गाइस, ये समझ में आ गया सबको? तो देखो, अगर कोई आपको बाइनरी नंबर, इसको बाइनरी नंबर कहते हैं, सपोज मैं एक नंबर लेता हूं 1011, बताओगे इसका वैल्यू क्या होगा? आप क्या सोचोगे? ये 2:0 है प्लस ये 2:1 है। आप ऐसे समझ लो, 0 है मतलब 0 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, लेना ही नहीं है। तो यहां पे 2:2 आता और ये 2:3 है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये 1 + 2 + 8 कितना हो जाएगा? 11। तो इसका वैल्यू आप क्या लिखोगे? 11। दोस्तों ये समझ में आया सबको? एक बार जल्दी से यस टाइप करो अगर समझ में आया तो, कम ऑन फास्ट। यार ऐसा क्यों तीन ही लोग यस टाइप कर रहे हैं? ठीक है चलो, एनीवेज व्हाट इफ देयर वुड बी अ नंबर लाइक, हाँ तो एग्जैक्टली शालू आप ट्राई करो ना, 11101, तो क्या करोगे? इसको हम कहेंगे 2:0 प्लस यहां पे 2:1 आता, नहीं लेना है, फिर इसको हम नेक्स्ट क्या आएगा? 2:2
तो 2:2 करो, फिर यहां पे 2:3, फिर यहां पे 2:4, तो ये कितना हो गया 16 + 8 + 4 + 1। पर यहां पे ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 29। अभी क्लियर? सो दोस्तों यहां पे देखो अभी, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। तो हमें एक चीज पता चल गई कि ए बी मेरा 2 है और ए 1 है, बी 0 है, तो कहना से 1 0 बेस 2 में अगर लिखोगे तभी 2 आएगा। सेम वे 1 1 अगर बेस 2 में लिखेंगे तभी 3 आएगा। तो हमें ये पता चल गया ये बेस सिस्टम है। अब यहां पे ये क्या है 1 1 1 0 0, तो ये दोनों को काउंट नहीं करना है, 2:0 2:1 ऐसे करते करते 2 3 4, दिस विल बी 2:4। तो हमें 2:4 2:3 2:2 का समेशन करना है, कितना आ जाएगा 2:4 + 2:2 प्लस 2:3 + 2:2 28 आएगा कि नहीं? सो कैन आई से दिस नंबर शुड बी 28। सिमिलरली ये 0 0 है तो ये तो काउंट करना ही नहीं है, 1 1 1 तो ये आपका 2:0 + 2:1 + 2:2 ये 7 आ जाएगा। 28 + 7 कितना हो गया 35। क्या ये समझ में आया सबको? एवरीवन, इज दैट पॉइंट क्लियर? सिंपल, हमने एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और आंसर टिक कर दिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आधी जनता बेस सिस्टम करेगी नहीं, और बेस सिस्टम आप स्कूल में पढ़ चुके हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई। चलो नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। HCF of two numbers is 13, LCM is 1690. How many such kinds of pairs are there? हाँ गाइस, दो नंबर का HCF 13 है, तो आपको एक चीज पता होगी कि अगर मैं दो नंबर लेता हूं A एंड B, ध्यान से सुन लो, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। सपोज दो नंबर मैं ले लेता हूं 18 12 एंड 18, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 2 एंड इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 3। तो इसका एलसीएम क्या लिखेंगे, जो मैंने बताया था उल्टा एल बना दो, 6 इंटू 2 इंटू 3। याद है ना ये वाला कॉन्सेप्ट? सो एग्जैक्टली सेम वे आप दो नंबर यहां पे ले सकते हो। HCF हमें पता है 13, सो 13 इंटू ए ले लो, दूसरा नंबर ले लो 13 इंटू बी। तो अभी मेरा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम विल बी इक्वल टू 13 इंटू ए इंटू बी, और वो हमें दिया है 1690 1690। दोस्तों अब यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ये जो दो है ना, वो दो पार्ट कोप्राइम होने चाहिए, जो अनकॉमन फैक्टर है वो कोप्राइम होने चाहिए, मतलब यहाँ पे ए एंड बी कोप्राइम होने चाहिए, ठीक है एवरीवन? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, चलो। सो अब यहां पे कैन आई से 13 इंटू ए इंटू बी इज 1690। सो ए इंटू बी मेरा कितना आ जाएगा, कैन आई से इट विल बी 130। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन आई स्प्लिट 130 इन टू कोप्राइम नंबर्स? In how many ways can I split 130 into two co-prime numbers? Can I say it can be 1 into 130, it can be 2 into 65, or it can be 5 into 26, or it can be 13 into 10, है ना? अभी देखो आगे सारे रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, so there will be 4 ways to do it. अभी क्लियर एवरीवन? राइट, ठीक है। Now this was a very easy question, isn't that? दोस्तों this was actually a very easy question. एक बंदा है जो एक बिल्डिंग पे खड़ा है, let me just draw it this way. So this is that first building, ठीक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। यस यस अमृत, अनफॉर्चुनेटली द कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। तो ऐसे दो बिल्डिंग है, हाँ, अभी एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताया है 42.5 डिग्री। काफी लोग तो 42.5 को देख के ही छोड़ देंगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री आ गया, मैंने तो किया ही नहीं है, मैं तो मैथ्स में वीक हूं, मेरे से होगा ही नहीं, दिमाग नहीं लगाएंगे।
5 चीजें सोच लेंगे, बट सो दिस इज द व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, सो जस्ट अ सेकंड, हाँ मैं खुद छोड़ने वाला था पर एक बार रीड किया। हाँ गाइस, ये 42.5 डिग्री है, ये 42.5 डिग्री है ना, और ये साइड कॉमन है दोनों में, तो डेफिनेटली ये आपका सेम हो जाएगा, है ना, ये आपका सेम हो जाएगा। यहाँ पे आप सीधा कह सकते हो कि दोनों सेम होना चाहिए, मतलब ये जितना हाइट है उतना ही ये हाइट होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स दिस तो ऑलवेज सेम इज इक्वल टू दिस वन। तो ये हमें 270 दिया है, तो x हमारा कितना आ जाएगा 135, एज सिंपल एज दिस। आर गेटिंग दिस पॉइंट? ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे कैसे? एंगल साइड एंगल, उससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। सर किसका कितना स्कोर रहा था, ठीक है ना, वो उधर दिखता है ना लीडर बोर्ड में, तुम्हें दिखेगा यू वर्सेस ऑल, ये सब तो आता ही है, करेक्ट? ओके चलो गाइस, the objective is not to solve all the question, the objective is to help you understand how to solve the question, how should you attempt, whether the paper was easy or difficult, what should you be looking at after solving at this such papers. So that was the objective, ठीक है। Yeah, everyone, so let's look at this one. For all x square plus 2px plus this one, then the interval in which p lies, this is greater than 0, ठीक है। ओके सो यहां पे ये आपका ग्रेटर देन 0 है गाइस। व्हाट डज इट मीन बाय दिस वन? क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये ग्रेटर देन 0 कब होता है? हाँ, अगर देखो, अगर आप एक ऐसा ले लोगे ना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, this will always be greater than 0 for any value of x, right guys? For any value of x this will be greater than 0। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन, अब रख के देखो वैल्यूज। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड बेस्ड ऑन दिस? तो उसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ में अगर ड्रॉ करूंगा ना तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, मतलब ये जो आपका वैल्यू है, इसको सपोज मैं p ऑफ x कह देता हूं, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्राफ विल नेवर कट एक्स एक्सिस और नेवर टच एक्स एक्सिस, उसके नीचे जाएगा ही नहीं, उसे ऊपर ही रहेगा, मतलब देयर आर नो रियल रूट्स। क्योंकि रूट्स क्या होते हैं? जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। अगर मैं आपको एक ऐसा एक पोलिनोमियल देता हूं, p ऑफ x को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो अभी इसको देखो 2 और 3 के लिए 0 हो रहा है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, 2 पे कट करेगा, 3 पे कट करेगा। पर यहां पे तो ये इसका वैल्यू ही ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, मतलब नो रियल रूट्स। मतलब क्या हुआ? डेल्टा इज लेस देन 0। मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 टाइम्स 1 इंटू सी, दैट इज 10 माइनस 3p इज लेस देन 0। क्या ये समझ में आ रहा है एवरीवन? है ना, ये इरेज कर देते, ये इसकी जरूरत नहीं है हमें। So 4 into 1 into this part 10 minus 3p, this is less than 0। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो यू विल गेट p स्क्वायर, सॉरी 4 से ही डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट p स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3p लेस देन 0, राइट? तो सीधे सीधे पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्लस 5 आएगा, माइनस 2 आएगा, मतलब इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? -5 एंड 2 आ जाएंगे रूट्स, एंड लेस देन 0 है तो x शुड बी बिटवीन 2 एंड -5। अब इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वगैरह पता होना चाहिए, तो आप रेगुलरली सेशन अटेंड करो एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो आंसर शुड बी दिस वन, बिटवीन -5 to 2। x नहीं होगा, p होगा यहाँ पे। अभी क्लियर दोस्तों? समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। यस, है ना?
ग्रेट, चलो ओके। इसमें एक क्वेश्चन अच्छा है, वो घड़ी वाला क्वेश्चन अच्छा है, और भी एक अच्छा है, एक रिमाइंडर वाला अच्छा है, 1001 वाला। ठीक है, तो कुछ अच्छे हैं। So ABC started running on a circular path starting from the same point at the same time in the same direction. The circumference of circular path is this one, and ABC runs at this speed. What is the ratio between the time taken by A and B to meet for the first time to time taken by A and B to meet for the first time at the starting point? है ना? तो गाइस स्टार्टिंग पॉइंट पे ए और बी कब मिलेंगे? तो कैन आई से ए की स्पीड है, देखो ध्यान से, ए की स्पीड है 50 सॉरी 10 मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा यहां पे? 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव स्पीड से, अगर ये रिलेटिव स्पीड हो गई, ठीक है, अब फास्टर पर्सन जब स्लोअर पर्सन से एक लैप ज्यादा कंप्लीट करेगा तब वो मिलेगा पहली बार। ठीक है ना, जब फास्टर पर्सन स्लोअर पर्सन से एक लैप ज्यादा कंप्लीट करेगा तब वो पहली बार मिलता है। तो यहां पे बी को ए से एक लैप ज्यादा कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो ये जो लैप का डिस्टेंस है उसको रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दो, तो 50 सेकंड का टाइम लगेगा। 50 सेकंड का टाइम लगेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? So they'll be meeting for the first time after 50 seconds. Okay, दोस्तों, now if I ask you this question, when will they meet for the first time at the starting point? तो can I say A अगर ये 2000 मीटर है, A 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगा, तो यहां पे वापस कब आएगा? कैन आई से 200 सेकंड्स के बाद में। बी यहां पे वापस कब आएगा? 50 की स्पीड से दौड़ेगा, तो कहना से 40 सेकंड के बाद में। तो दोनों यहां पे कब आएंगे? कहना से 200 सेकंड्स के बाद में, इसके एलसीएम के बाद, विच इज 200 सेकंड। तो 200 सेकंड्स के बाद में वो यहां पे वापस आएंगे। तो उनको जो टाइम लगा वो कितना हुआ? तो 200 बाई 50, दैट इज 4:1। वेरी सिंपल। अभी क्लियर गाइस? हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला याद है अमृत? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? कौन सा फॉर्मूला बोलो? हाँ बोलो ना, कोई एक तो फॉर्मूला बताओ। राइट, चलो तो वो थोड़ी ना फॉर्मूला हुआ, वही तो हमने किया, फर्स्ट टाइम का टाइम निकाल के एलसीएम। तो उसमें डायरेक्ट क्या हुआ? ठीक है, मेरी पीपीटी देखना, उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, ट्रैक लेंथ अपॉन ए माइनस बी। ट्रैक लेंथ अपॉन ए माइनस बी क्या मिला? चेक कर लो अमृत। व्हाट इज ए माइनस बी? रिलेटिव स्पीड। गाइस, तो ये क्वेश्चन भी आप सिमिलरली कर सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? हाँ ठीक है, कीप यूजिंग इट, क्योंकि कैट में कभी भी ऐसा स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिसमें फॉर्मूला यूज होगा। तो आपको कैट के लिए है ना, फॉर्मूले इतने याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बट जो ओमैट्स है, स्नैप वगैरह में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी SIBM के स्टूडेंट को पूछो उसने क्या किया रहता है, तो वो हर एक चीज को फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सीधे क्वेश्चन आते हैं जहां पे फॉर्मूला लगे। चाहे वो एंगल बिटवीन टू हैंड्स का क्वेश्चन है, या फिर ऐसे सर्कुलर रेस ट्रैक का क्वेश्चन है, या फिर कोई मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? या फिर प्रॉफिट लॉस का है, राइट, ज्योमेट्री है। तो काफी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें। कैट में मुझे नहीं लग रहा है आप ज्यादा फॉर्मूले डायरेक्टली लगा पाओगे। इन ए नॉर्मल क्लॉक,
all the three hands, minute hand, hour hand, and second hand, coincides with another at 12 o'clock. After 12 o'clock again, at what time all the three hands coincide? ठीक है, ठीक है। तो गाइज अगर आप देखोगे ना, तो ये जो कोइंसाइड वाले क्वेश्चन होते हैं, जस्ट अ सेकंड। यस, सॉरी गाइस। ओके, ना गाइस, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने थोड़ा सा क्लॉक किया है ना, तो इसके अंदर ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना हैंड्स कोइंसाइड वाले, उसके अंदर हमेशा फ्रैक्शन में आंसर आएगा कि कोइंसाइड कब होते हैं। तो कुछ 4/11 या 16 minutes past 5/11 ऐसे आंसर आएंगे। कभी भी परफेक्ट टाइम पे वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, एक्सेप्ट द 12 o'clock पोजीशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये कोई भी टाइम पे मिनिट हैंड एंड आर हैंड ही कोइंसाइड नहीं करने वाले हैं। तो सेकंड हैंड की तो बात ही छोड़ दो, तो नन ऑफ दिस आ जाएगा। अब अगर आपको फाइंड करना है ये, तो ये पूरा रिलेटिव स्पीड से कैलकुलेशन चलेगा। अब ये कैसे होता है वो समझते हैं। तो गाइज अगर मैं एक क्लॉक ले लूं, इफ आई जस्ट टेक वन क्लॉक, तो क्लॉक के अंदर आपको पता है, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। सो मेन 4 पार्टीशंस बना देते हैं। Right. Now, if you look at your minute hand, hour hand, and this, your second hand are coincided, right? अब आपके यहाँ पे ऐसे 5 मेजर पार्टीशन होते हैं, right? And so on and so forth. So, can I say ये टोटल एंगल आपका 360 डिग्री है, या फिर अभी एंगल में कैलकुलेशन नहीं करते? तो ये हर एक पार्टीशन में 5 छोटे पार्टीशन होते हैं, तो टोटल 60 मिनट्स में डायल आपका डिवाइड रहता है। तो उसको हम 60 मिनट स्पेस कह देते हैं, 60 मिनट स्पेस। अब सेकंड हैंड को क्या मुझे बताओगे, सेकंड हैंड को 1 मिनट स्पेस आगे जाने के लिए कितना टाइम लगता है? सेकंड हैंड को 1 मिनट स्पेस आगे जाने के लिए कितना टाइम लगता है? या फिर हम ऐसे लिख देते हैं कि इन 1 मिनट सेकंड हैंड कितना मिनट स्पेस ट्रैवल करेगा? तो कैन आई से सेकंड हैंड 60 मिनट स्पेस ट्रैवल करेगा। इन 1 मिनट सेकंड हैंड विल ट्रैवल 60 मिनट स्पेस, क्योंकि 1 मिनट में ये पूरा घूम के आ जाएगा। तो ये जो एक छोटा पार्टीशन होता है, सबसे छोटा 1 मिनट वाला, उसको हम 1 मिनट स्पेस कह देते हैं। तो घड़ी में टोटल 60 मिनट स्पेस होते हैं, है ना। तो सेकंड हैंड 1 मिनट के अंदर 60 मिनट स्पेस ट्रैवल करता है, मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर 1 मिनट स्पेस ट्रैवल करता है, एंड आर हैंड 1 मिनट के अंदर कितना ट्रैवल करेगा बताओगे? कितना मिनट स्पेस ट्रैवल करेगा? जैसे नॉर्मल टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन में हम मीटर में कैलकुलेशन करते हैं, घड़ी में मिनट स्पेस में कैलकुलेशन करोगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फॉर एग्जांपल, दिस इज 1 मिनट स्पेस, देन यहां पे दिस इज अनदर मिनट स्पेस, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो आर हैंड 1 मिनट में कितना मिनट स्पेस ट्रैवल करेगा? आप ये बता दो खाली। हाँ, वन आर हैंड 1 मिनट में थोड़ी ना 1 मिनट आगे चला जाता है, वो थोड़ी ना मिनट हैंड जितना फास्ट होता है।
कितना आएगा? नहीं आंचल, 1/2 भी नहीं आएगा। हम्म 1/60 कैसे होगा? कैन आई से आर हैंड 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में ये 5 मिनट स्पेस ट्रैवल करता है, तो 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा? 1/12 मिनट स्पेस ट्रैवल करेगा दोस्तों। आर हैंड विल ट्रैवल 1/12 मिनट स्पेस इन 1 मिनट। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस या नो टाइप करो जल्दी से चैट बॉक्स में। बस घड़ी के लिए आपको ये मेनली याद रखना है अभी के लिए। Guys, 1/12. Do you all agree with this? Everyone? Yes, Rashmi has confirmed. What about others? So, यहां पे relative speed क्या हो जाएगी? Relative speed of second hand over minute hand, मतलब second hand minute hand से कितना fast है? तो can I say relative speed will be 60 minus 1, that is 59 per minute. एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ओवर आर हैंड कितनी होगी? तो 60 माइनस 1/12, तो वो हो जाएगा 719/12 पर मिनट। क्या ये समझ में आया? दिस इज द रिलेटिव स्पीड कि सेकंड हैंड आर हैंड से इतना फास्ट दौड़ता है, सेकंड हैंड मिनट हैंड से इतना फास्ट दौड़ता है। अब देखो, ये 3 पार्टिसिपेंट का रेस हो गया, ये 3 पार्टिसिपेंट का रेस हो गया, तो 3 पार्टिसिपेंट के रेस में तीनों पहली बार कब मिलेंगे पता है? जब पहला पार्टिसिपेंट सेकंड को ओवरटेक करता है, एंड जब पहला पार्टिसिपेंट थर्ड को भी ओवरटेक करता है। जब ये दोनों चीजें एक साथ में होती है तब ये तीनों साथ में होते हैं। तो कैन आई से सेकंड हैंड मिनट हैंड की रिलेटिव स्पीड ये है, तो सेकंड हैंड को मिनट हैंड से 60 मिनट स्पेस ज्यादा ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 60 अपॉन द रिलेटिव स्पीड, दैट इज 60 अपॉन 59, इतने मिनट्स का टाइम लगेगा। सेम वे सेकंड हैंड को आर हैंड से 60 मिनट स्पेस ज्यादा करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 60 अपॉन इतना टाइम लगेगा। 1 मिनट स्पेस के लिए इतना टाइम लगता है, ठीक है? तो 60 मिनट स्पेस के लिए कितना लगेगा? तो कैन आई से 60 अपॉन 719/12, इतना टाइम लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? है ना? ये रिलेटिव स्पीड है और ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है। कैन आई से डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड विल बी द टाइम, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही। तो ये कितना आ जाएगा पता है? 720/719, इतना टाइम लगेगा। तो ये दो टाइम का एलसीएम लेंगे ना, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 60 अपॉन 59 एंड 720 अपॉन 719, सो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 720 मिनट्स आएगा, मिनट्स में आएगा एलसीएम, मतलब 12 घंटे के बाद ही वो वापस कोइंसाइड होने वाले हैं। सो इट विल बी आफ्टर 12 आवर्स ओनली। आर वी ऑल क्लियर गाइस? थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, बट यस आप इसको अगर करते तो हो जाता। नाउ दिस क्वेश्चन, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। सर इच वॉच के टाइमिंग ग्रेजुएशन। गुड आफ्टरनून प्राची। यस सर, कल के मॉक टेस्ट में एलआरडीआई के 11 क्वेश्चन सच्ची थे, फिर भी ओवरऑल 60% है। सर आपने बोला था कि रात को 10 बजे बताओगे, पर आपने सेशन ही नहीं लिया। हाँ ना, कल आई वाज आई हैड टू गो समवेयर, एक्चुअली आई वाज नॉट वेल, तो इसलिए मैंने कल का सेशन कैंसिल किया। तो बाद में रखेंगे। बट अच्छा, अभी जस्ट टू टेल यू गाइस, ये आपने कल का मॉक टेस्ट लिया था, यही वाला था ना प्राची? आर यू टॉकिंग अबाउट द सेम मॉक टेस्ट? राइट नाउ दिस वाज एन इजी मॉक टेस्ट। तो नॉर्मली तो अगर आपके 11 क्वेश्चन सही है और कोई भी गलत नहीं है या एक आध गलत है, तो आपके तो 90 ऊपर परसेंटाइल के, उससे ज्यादा ही आ जाएंगे। 93 94 परसेंटाइल आ जाएंगे आपके, उससे ज्यादा ही आएंगे इनफैक्ट।
ओके, बट चूंकि ये मॉक टेस्ट काफी इजी था, इसमें क्वेश्चन देखो कितने थे, तो कैसे थे, सो दिस वाज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस। ये मॉक टेस्ट एक प्रैक्टिस के लिए दिया था, ऐसे हर वीक मॉक होते रहेंगे, ठीक है। तो आप जो एक्चुअल प्लस वाला मॉक टेस्ट है ना वो लिखो, उसमें स्कोर क्या आता है उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ। ये इजी मॉक टेस्ट को मत कंसीडर करना, इसमें कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, बट ओवरऑल इसका लेवल इजी है। मतलब आपका जो स्कोर आता है ना उससे 50% ज्यादा स्कोर इसमें आएगा, अब ऐसा समझ लो। हाँ, तो गाइज ये क्वेश्चन किसी ने किया था, आया था ये क्वेश्चन। कैन आई से यहां पे बेसिकली देयर आर 12 पॉइंट्स एवरीवन, और अगर मुझे पॉलीगॉन बनाना है तो मिनिमम 3 पॉइंट सिलेक्ट करके मैं पॉलीगॉन बना सकता हूं। कोई भी 3 या उससे ज्यादा पॉइंट सिलेक्ट करके मैं पॉलीगॉन बना सकता हूं। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सो इन हाउ मेनी वेज कैन आई सिलेक्ट 3 और मोर पॉइंट्स आउट ऑफ 12 पॉइंट्स? सो कैन आई से 12C3, 12C4 अप टू 12C12। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, NC0 प्लस NC1 प्लस NC अप टू NCN इज इक्वल टू 2n। तो अगर यहां पे 12C0 से 12C12 करते हैं तो वो हमारा कितना आता, 212 आता। उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, 12C0 फिर 12C1 एंड 12C2 सब्ट्रैक्ट कर देना है बस। तो ये आपका 212 आपको पता है 4096 होता है, उसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो तो ऑफ कोर्स आपका आंसर, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो बचा कौन सा, यही आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? यस, ओके। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, रिमाइंडर कैन नॉट बी मोर देन द डिवाइजर, ठीक है, रिमाइंडर कैन नॉट बी मोर देन द डिवाइजर दोस्तों। अब बचे ये दो ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा आएगा? तो गाइज आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इफ आई टेक अ 3 डिजिट नंबर एंड इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 1001 इट विल बिकम ABC ABC। क्या ये समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर मैंने एक नंबर लिया 777 और उसको अगर मैं 1001 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, 7777, राइट? एक और 7 आ जाएगा। एवरीवन, डू यू एग्री विद दिस? ये समझ में आ रहा है? तो कैन आई से ये 429 टाइम्स डिजिट नंबर है, तो मतलब उसको आप क्या लिख सकते हो, 7777 6 डिजिट इनटू सम 1 फॉलोड बाय सम 0, फिर 7777 वापस 6 डिजिट लिखो, ठीक है। ये ज्यादा हो गया, इनटू 1 फॉलोड बाय सम 0, तो ऑल दिस विल बी डिविजिबल बाय डेफिनेटली 1001। डू यू एग्री विद दिस? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज 429 के पास में 6 का मल्टीपल कौन सा आता है, 426। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं 7777, ठीक है, 426 डिजिट्स तक लिखता हूं, तो कैन आई से दिस विल श्योरली बी डिविजिबल बाय 1001। तो बचा क्या हमारा, अच्छा, इनटू मैं 1 फॉलोड बाय बहुत सारे जीरोस कर देता हूं, या फिर 1 फॉलोड बाय 1000 कर देता हूं यहां पे, क्योंकि हमने सारे लिख दिए, तो 1 फॉलोड बाय 1000 प्लस 777 कर दो, राइट? अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका सिर्फ ये पार्ट रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, समझ में आया? जैसे अगर आप लिखते हो 6 टाइम्स 7 लिखा है आपने, राइट, तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 777 इंटू 1000 प्लस 777, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर यहां पे एक डिजिट ऐड होगा तो यहां पे भी एक ऐड कर सकते, यहां पे भी किया तो एक यहां पे भी ऐड किया, तो यहां पे हमने कितने डिजिट रखे, टोटल 426 डिजिट रखे, तो आप ये 423 लिखोगे, और सॉरी 429 हमें रखने थे, तो आप 426 लिखा और पीछे इंटू 1000 कर दिया, प्लस ये 777 उसमें ऐड कर दिया, तो ये पूरा पार्ट तो आपका उससे डिवाइड हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा। सो आंसर हैज टू बी दिस वन, ठीक है गाइस। तो ऐसे काफी सारे इसमें क्वेश्चन थे, तो आज के लिए हम यहां तक ही रखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वाज जस्ट टू लुक एट फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई एम श्योर यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया टू गिव यू द आइडिया ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Okay, everyone. Now, please join me at 4 p.m. for LRDA analysis. So we'll quickly understand that. Okay, everyone. Can we meet at 4 p.m.? Yes.
चलो, आई होप यू वुड हैव फाउंड इट बेनिफिशियल. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग. प्लस बैच शुरू हो रहा है शाम को 9 बजे से, तो यूज कोड चार्ट एंड जॉइन मी ऑन प्लस इफ यू आर प्लानिंग टू डू दैट. बाय बाय, ठीक है.